गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए और खूब एंजॉय कर रहे हो घर पे। अब तो कुछ कुछ न्यूज आ रही है कि आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं, शायद जुलाई से आपके स्कूल खुल जाए। अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप साथ साथ पढ़ रहे हो, क्लासेस साथ साथ देख रहे हो और समझ रहे हो, रटिफिकेशन नहीं कर रहे हो। तो हम अभी चैप्टर 1 पे थे। हमने चैप्टर 1 में टोटल 7 टॉपिक खत्म किए, जिसमें कंसेप्ट साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल से स्टार्ट किया। फिर हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग किया। फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग किया, जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग किया, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग किया, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग किया। हर चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी बताई और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी विंडो ड्रेसिंग। उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम्पल्स के साथ आपने अच्छा सा लिखना है, क्योंकि कभी कभी ये 2 मार्क्स की आ जाती है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एज एन विंडो ड्रेसिंग, तो आपको ये पेपर में आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं, आज हम 2 टॉपिक खत्म करेंगे, टॉपिक नंबर 8 और 9। 8 टॉपिक जो हमारा है वो है द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की होती है? सर अकाउंटिंग भी कुछ तरह की होती है। हाँ बच्चे, अकाउंटिंग की भी कुछ ब्रांचेस हैं। द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन से द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप ऐसा भी कह सकते हो द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कुछ अकाउंटिंग है, कुछ टाइप्स की। आओ पढ़े। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहली टाइप कौन सी है हमारी? द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहली कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड नंबर 2 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 4 टैक्स अकाउंटिंग। एंड नंबर 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। 5 तरह की अकाउंटिंग है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और देयर आर टोटल 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सर हम कौन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? सर हम 11th क्लास में कौन से अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास में कौन से अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, और फिर हम आगे जाके कौन से अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, ये डिपेंड करेगा कि 12th क्लास के बाद जब आप सीए का पेपर दोगे, सीए फाउंडेशन में जाओगे, फाउंडेशन में क्लियर करोगे और आगे सीए इंटर में जाओगे, तो वहां कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगी, वहां टैक्स अकाउंटिंग भी आएगी, वहां पे अकाउंटिंग, आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ोगे, वहां पे आप टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ोगे। आगे फील्ड आप चुन सकते हो कि आप किस फील्ड में जाने वाले हो। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो अभी पढ़ते हैं और जो 90% मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है आप अच्छे से जानते हो, और सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता दूं। इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत आपको भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैडमें इसके अंदर भी खेल खेलती है और पूछ जाती है राइट द ब्रांचेस 4 मार्क्स के अंदर। तो इसलिए ऐसा टॉपिक इसको समझना जरूरी है, लेकिन डेप्थ में जाने की जरूरत अभी आपको नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो सब आप पढ़ लोगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, विच रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई, समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पिछले कितने जन्मों से बात आप पढ़ते आ रहे हो। नहीं सर नहीं, हमने अभी 11th क्लास में जन्म लिया है। अरे हाँ, मतलब कितनी बार मैं आपको अकाउंटिंग डेफिनेशन बता चुका। अब बार बार इसको डिटेल में समझाने की क्या जरूरत है? बस मैं ऐसे ही फटाफट से बता देता हूँ। इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइड, समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन। ये सब हम किसके लिए करते हैं? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा मेन पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न और हाउ मच लॉस वी हैव इनकर्ड। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग करते हैं। और क्या करते हैं? और भी एक काम करते हैं, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगती है? सर बैलेंस शीट से। ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा हम साल के लास्ट डेट को बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। 2 ही तो काम हम करते हैं। हम पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं
या पूरे साल में हमने लॉस किया वो पता करते हैं, या फिर हम पता करते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यही काम तो करते हैं ना, कितनी बार इस बात को पढ़ चुके हैं, यही हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे क्या है। इन शॉर्ट, अगर छोटे में बात की जाए, इन शॉर्ट द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल के लास्ट में यही 3 स्टेटमेंट बनाना एक अकाउंटेंट का मेन पर्पस होता है। सर क्या इसके अलावा भी कुछ बनता है? बहुत कुछ बनता है, बात की बातें, लेकिन आप अभी इतना ही सीखो। हो गया खत्म, चलो आगे बढ़ जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है, ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, इसके अंदर हर चीज की कॉस्ट निकाली जाएगी। हमें कितने की पड़ी? कॉस्ट का मैंने लागत, कॉस्ट का मैंने क्या हो गया, लागत। कीमत नहीं, लागत की बात हो रही है। किसी चीज को बनाने में कितना पैसा, कितना खर्च आया। अगर हर चीज की कॉस्ट प्रॉपर तरीके से निकाल दी जाए, हर एक चीज की, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी कॉस्ट प्रॉपर निकाल दी जाए, फिर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट टॉपअप करके आप उसे मार्केट में बेच सकते हो। मान लो आप ये पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मार्कर प्रोड्यूस करते हो, इसे मार्केट में आप 10 रुपए का बेचते हो, लेकिन आपको ये ढंग से नहीं पता कि आपको पड़ता कितने का है, इसको बनाने में कितनी लागत आती है, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस दिस पेन। अगर आपको ये बात नहीं पता तो हो सकता है कि जो प्राइस आप मार्केट में बेच रहे हो वो आप लॉस में बेच रहे हो, क्योंकि आपको लागत का नहीं पता। और 2 साल के बाद आपको पता चलेगा, अरे ये क्या हो गया यार, हम तो लॉस में चले गए। तो इसीलिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल देते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, फिर आप उतने से ज्यादा प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में बेच सकते हो। यही इनका मेन पर्पस होता है, टू कैलकुलेट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, to determine the cost of production, to determine the cost of operation and try to reduce the cost or to control the cost. यही कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन पर्पस होता है। ये देखो, ये लिखा है साहब, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई और उस प्रोडक्ट को बेचने में क्या कॉस्ट आई। उस प्रोडक्ट, देखो जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, एक फैक्ट्री में इंजीनियर चाहिए, फिर उस सब चीज को मैनेज करने के लिए और मार्केट में बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए, फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट चाहिए जहां पे ट्रांसपोर्ट देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, लोडिंग ऑफ लोडिंग देखी जाएगी, फिर स्टोर डिपार्टमेंट चाहिए जहां पे स्टोर में सामान रखा जाएगा, और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहिए जहां पे हर आने जाने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सब ऑपरेशंस है। मींस इस पेन, इस छोटे से मार्कर को बेचने के लिए ये नहीं कि सीधा प्रोड्यूस किया और जाके मार्केट में फेंक दिया, ये पहले गोडाउन में जाएगा, वहां से फिर लोगों को सप्लाई किया जाएगा, कोई इसके लिए इनवॉइस बनाएगा, कोई इसके लिए बिल प्रिपेयर करेगा, अरे वो सारे काम करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कच्चा माल खरीदने से लेके माल को मार्केट के अंदर बेचने तक जो भी काम एक कंपनी करती है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं, उसके अंदर सेल्स भी आता है, उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट भी आएगा, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आएगा, उसके अंदर स्टोर डिपार्टमेंट भी आएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें इंक्लूड होंगे। और हर डिपार्टमेंट की एक कॉस्ट होती है, हर डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, उस कॉस्ट को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। कंपनियों में कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं जिनका काम होता है हर वक्त कॉस्ट कैलकुलेट करते रहना और कंपनी को बताते रहना कि ये वाला प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोडक्ट, ताकि कंपनी उस पर सही तरह से प्रॉफिट रख के फिर उसे मार्केट में बेच सके। अगर हमें कॉस्ट सही नहीं पता होगी तो हम प्रॉफिट लॉस सही तरह से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें कॉस्ट सही नहीं पता होगी तो हम अपने प्रोडक्ट को सही तरह से मार्केट में सही रेट में बेच नहीं पाएंगे, हम मार्केट कंपटीशन के अंदर लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कॉस्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी भी बहुत डिमांड है। आ जाओ आगे से। फिर इन शॉर्ट द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देम।
पहले तो पता करो कॉस्ट कितनी है, और अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो कोशिश करो उसे कंट्रोल करने की और कोशिश करो उसे रिड्यूस करने की। मान लो किसी डिपार्टमेंट में 4 लोग काम करते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट ने जब कॉस्टिंग की तो पता लगा यहाँ 3 से काम चल सकता है, तो एक आदमी की जो कॉस्ट है, जो हम उसको पैसा दे रहे हैं वो फालतू दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे या तो उसे हटा दें या फिर बाकी सबको कुछ रिड्यूस करके उसे नीचे ले आए। मीन्स वी विल ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट और वी विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट, की कॉस्ट हो कितनी रही है। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट, इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है अभी आपके 11th क्लास में, बस एक टॉपिक है तो इसे में पढ़ना है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूं, आप फटाफट से इसे लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसे लिख लो। आज और नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ये एक नया कंसेप्ट है जो अभी मार्केट में आया है। ये एक नया कंसेप्ट है जो मार्केट में आया है। इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले लोग होते हैं ना, वो सारा काम खत्म कर देते हैं। दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे प्रिपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे प्रिपेयर एवरीथिंग रेडी एंड गिव इट टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब उसका काम होता है टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू द मैनेजमेंट सो इट इज अंडरस्टैंडेबल। मतलब इतने अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को बताना, मतलब ग्राफ बना देने और उसके अंदर क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनवा देने, बहुत कुछ बना देना उसको इतने अच्छे से, या सर्कल या पाई चार्ट बना देना, उस तरीके से इसको समझाना, मैनेजमेंट को इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट उसे फटाफट अंडरस्टैंड कर जाए, समझ जाए और राइट डिसीजन ले सके। जैसे 2 साल की, मान लो 2 साल की कंपैरिजन रिपोर्ट बना रहा है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पिछले साल की रिपोर्ट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोनों को सामने रखा और ग्राफ के जरिए बता दिया कि कौन सा खर्चा बढ़ा है और किस खर्चे के अंदर हमने रिड्यूस किया है। एक एक खर्चे के बारे में उसको ग्राफ में दिखा दिया और फिर लास्ट में बता दिया कि पिछले पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर थे, चारों क्वार्टर में हमने कितना कितना प्रॉफिट कमाया और परसेंटेज क्या रही एक्सपेंस की, और फिर अगले 4 इस वाले करंट ईयर के 4 क्वार्टर्स के अंदर हमने कितना कितना प्रॉफिट कमाया और क्या परसेंटेज रही। मतलब इट इज अ प्रेजेंटेशन, ये एक प्रेजेंटेशन है। इसे आप तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम कर रहे हो, सभी इंफॉर्मेशन आपने प्रिपेयर की है। आपके नीचे जो लोग काम करते हैं वो उसमें डाटा पंचिंग करते हैं, उन्हें डाटा पंचर कहते हैं, टू पंच द डाटा। उन्होंने डाटा पंच किया, रिकॉर्डिंग कर दी, उन्होंने उसके बाद क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर काम आपके पास आ गया क्योंकि कंपनी के अकाउंटेंट थे, आपने समराइज किया, समराइज करने के बाद आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी, सब कुछ रेडी कर दिया। अब उसके बाद आपने उसे हैंडओवर कर दिया किसे? टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये रिसेंटली डेवलप हुआ एक नया कंसेप्ट है मार्केट में, अभी डेवलप हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैंने लिखा है इट इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले ऐसा कहीं नहीं था और आज भी बड़ी कंपनियों में ही ये है। अभी बहुत सारी, अभी भी 70-75% कंपनियों में इंडिया के अंदर ये नहीं है। ऐसा नहीं होता, अकाउंटेंट ही सारे काम कर देता है। So it is the most recently developed branch of accounting. The main purpose of management accounting is to present. क्या प्रेजेंट करना? The accounting information. क्या होती है सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उन्हीं चीजों को प्रेजेंट करना है। लेकिन किस वे में? टू यूज बजट, टू यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, टू यूज पाई चार्ट, बहुत सारी चीजों, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। सर ये टेक्निक्स क्या होती है सर? अरे आप पढ़ोगे, आप इनके बारे में से, इनमें से कुछ तो क्लास 12 में ही पढ़ जाओगे। ये देखो फिर क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे सो इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड हेल्पफुल टू मैनेजमेंट टू टेक राइट डिसीजंस। यानी जो मैनेजर है ना, जो आपके कंपनी का एमडी है, जो आपकी कंपनी में जनरल मैनेजर है, जो आपकी कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर है, दे आर नॉट अकाउंटेंट्स। उन्हें बात अगर आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाओगे शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को प्रेजेंटेबल बना दोगे ताकि एक आम इंसान को भी वो बात समझ में आ जाए, अगर आपने उस रिपोर्ट को ऐसे प्रेजेंटेबल बना दिया तो फिर वो बात उनके दिमाग में चली जाएगी एंड दे विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस।
आगे बात समझ? हाँ सर आ गई। आगे द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, यूज लॉट ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करता है टू प्रेजेंट दिस थिंग, लाइक बजट, ये आप क्लास 12 में पढ़ जाओगे, लाइक रेशियो एनालिसिस, ये भी आप क्लास 12 में पढ़ोगे, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ईटीसी, ये सब कुछ आप जो है क्लास 12 में पढ़ जाओगे टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ही यूज लॉट ऑफ टेक्निक्स टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये टेक्निक्स के बारे में डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, ये सारी टेक्निक्स जो है ये आप क्लास 12 में ऑलमोस्ट पढ़ने वाले हो। ये क्लास 12 का चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 में आप ये चैप्टर्स को पढ़ोगे, ये कैसे बनता है, कैसे रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ जाओगे, इसलिए इनके बारे में भी बात करने की जरूरत नहीं है। बस ये टेक्निक्स हैं जो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज करता है टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बस दैट्स ऑल, इतनी सी बात याद रखना। सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया, ज्यादा डीप में जाने की टॉपिक में जरूरत नहीं। टैक्स अकाउंटिंग, नाम से पता लग रहा है टैक्स अकाउंटिंग, मतलब जिसका मेन पर्पस है टू कंप्यूट द टैक्स, टू कैलकुलेट द टैक्स। सर टैक्स कितने तरह के होते हैं? मैंने कहा ना 2 तरह के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और भी टैक्सेस हैं, लेकिन आप अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकी कैलकुलेशन करना, सर हम अकाउंटेंट होकर टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, नहीं बच्चे, इसका एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। हाँ, छोटी कंपनियों में हम सारे काम कर देते हैं, लेकिन ये बात हो रही है कि वैसे काम होना कैसे चाहिए। बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी एमएनसी के अंदर, बड़ी बड़ी जगह जब आप जॉब करोगे, जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तो ये काम डिवाइड हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। देयर मेन जॉब इज टू कैलकुलेट द टैक्स ओनली। आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई और वहां पे काम छोड़ दिया। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आया और उसने उसको प्रेजेंट कर दिया। टैक्स अकाउंटेंट आया, उसने उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। ये टैक्स अकाउंटिंग भी आप पढ़ते हो जब आप सीए इंटर में चले जाते हो। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सीए इंटर में जाओगे तो ग्रुप ए के अंदर आप टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ते हो। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको मिलेगी, और बीकॉम में भी इसकी थोड़ी सी नॉलेज आपको मिलती है। तो टैक्स अकाउंटिंग जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। देयर जॉब इज टू कंप्यूट द टैक्स। आ जाओ फटाफट। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कंप्यूट द टैक्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी टैक्स और इनकम टैक्स। सिंपल है, ज्यादा डिटेल में भी जाने की इसकी जरूरत नहीं, और इसे आप नोट कर लो। फिर हम करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। ये भी नया कंसेप्ट मार्केट में आया हुआ है, इसे नोट कर लो। फिर हम मूव करते हैं और चलते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ। जल्दी आप नोट कर लो प्लीज। लो जी, लास्ट आ गई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो सुनो मेरी बात, ये एक नया कंसेप्ट है, एक नई तरह की अकाउंटिंग है विच इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सुनो, जब कभी भी आप मानो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्लांट बनाना चाहते हो टू प्रोड्यूस द जूस। अब जूसेस के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? मैंगो चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, बहुत सारे फ्रूट चाहिए। आप फ्रूट जूस बनाना चाहते हो, आप चले गए किसी गांव में जहां बहुत सारी ऐसी चीजें उगाई जाती है, उसकी खेती की जाती है। आपने वहां जाके सबसे पहले देखा कि हाँ, यहाँ पे रॉ मटेरियल तो बहुत सारा है, लेट मी लुक फॉर अ लैंड। मुझे जगह की जरूरत है जहां पे मैं फैक्ट्री बना सकूं। बोलो सबसे पहले वो जगह आपको कहां से मिलेगी? कौन देगा वो जगह आपको? सर वहां जो लोग रहते हैं उनमें से किसी की जगह हम ले लेंगे, या बहुत सारे लोगों की हम लैंड ले लेंगे, बाय कर लेंगे। अगर वो लोग आपको लैंड न दे तो क्या फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। वो लैंड भी आपको देंगे, फिर लैंड देने के बाद आपको लेबर भी वहीं से लोकल सस्ती पड़ जाएगी। आप वहीं से उन लोगों को, अपने यहाँ कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उन्हें लेबर में लगाओगे टू बिल्ड द फैक्ट्री। फिर वहां जब फैक्ट्री बन जाएगी तो मशीन्स, ऑफलोडिंग लोडिंग मशीन्स को इंस्टॉलेशन करने में भी आप वहीं के लोकल लोगों की हेल्प ले लोगे। बेशक आप उनको उसके पैसे दोगे, लेकिन दे विल बी अवेलेबल देयर। फिर उस फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन लोग आएंगे? वहीं के लोग आके आपकी फैक्ट्री में काम भी करेंगे। ये सब कुछ उन्होंने किसके लिए किया? टू हेल्प यू आउट टू स्टार्ट द बिजनेस। ऐसे ही इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति। एंड मीन्स किनके प्रति? उस सोसाइटी के प्रति, उन लोगों के प्रति जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस चल रहा है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां के इन्वायरमेंट को साफ रखो।
इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहीं के लोगों को अच्छी इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पोल्यूशन क्रिएट मत करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी दैट आप ड्यूरेबल गुड्स बनाओ, अच्छे गुड्स बनाओ, नकली चीजें मत बनाओ, ओरिजिनल गुड्स प्रोड्यूस करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द गुड्स एट द राइट प्राइस। आप फेयर प्राइस में गुड्स सप्लाई करो। ये आपकी यानी बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। तो इस अकाउंटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेस की हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी, और उसको करने में बिजनेस का कितना खर्च आया और उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट हुआ। कितना सिंपल है यार, क्या सीखना है इसमें, है ना। आ जाओ फटाफट ये देखो। SRA सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। यानी एक बिजनेस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द सोसाइटी, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और कम्युनिकेट करना और लोगों को बताना कि हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सोसाइटी का मतलब होता है जहां पे बिजनेस है उस वो एरिया। आ जाओ, क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी कैन बी, क्या क्या हो सकता है ये। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अब आपने वहां से जगह ली, लोगों ने आपकी हेल्प की, अपने खेत में डाली और आपको बोला लो आ जाओ बाबूजी आप बिजनेस कर लो। और आपने क्या किया मालूम है, जब एम्प्लॉयमेंट देने की बात आई तो आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को बाहर से बुला लिया। नो डाउट आप बाहर से बुलाओ, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन पहली प्रेफरेंस आपको उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग वहां रहते हैं। अगर वो एलिजिबल हैं, उनमें एलिजिबिलिटी है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है, तो यू हैव टू कॉल देम फर्स्ट। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम। ठीक है जी। तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स व्हिच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर्स। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। आप ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस मत करो जिसको हम जैसे ही प्लग इन करें और करंट लगे और कोई मर जाए, ऐसा कुछ मत करो। ऐसा कुछ प्रोड्यूस मत करो कि जो लोग सोचे कि आपने जो मास्क प्रोड्यूस किया है वो हमें कोरोना वायरस से बचा लेगा और आपके मास्क जो है वो नकली हैं, फेक है। ऐसा नहीं करना। दैट इज नॉट राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट जो बनाओ वो ड्यूरेबल बनाओ, लंबा टाइम तक चलना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने आपको गिनवाई कि डोंट क्रिएट द पोल्यूशन, कीप द एनवायरमेंट क्लीन। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेस की है टूवर्ड्स सोसाइटी। ये है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या है। The main purpose of social responsibility accounting is to measure, नापना। क्या नापना। To measure the cost, to measure the cost of these contributions, ये जो ऊपर बात कर रहे हैं, and the benefit to the society। ये कंट्रीब्यूशंस को करने में कंपनी की क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हुई, कंपनी का क्या कॉस्ट पड़ा और उसके बाद उससे क्या बेनिफिट मिला सोसाइटी को, इस चीज को मेजर करना है। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में फिर बोलता हूं, टॉपिक नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी मैडमें इसमें गेम प्ले करती हैं और आपसे पूछ लेती हैं। आपने भी रटिफिकेशन कर ली होगी, लेकिन रटिफिकेशन मत करो। जो नोट्स में बनवा रहा हूं दे आर मोर देन इनफ। इधर उधर यहाँ वहां झांकने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स को पढ़ते जाओ। 95% की गारंटी आप मेरे से लिखवा के व्हाइट पेपर पे साइन करवा के ले लो। सर व्हाइट पेपर पे साइन कैसे करवाएं। सर हम आपको व्हाइट पेपर भेजें, आप साइन करके भेज दोगे। हाँ मैं भेज दूंगा। आप आंखें बंद करो, मैं आपके सामने आ जाता हूँ और साइन करके चला जाता हूँ। वो देखो, आप बंद करो आंखें, मैं भी आके साइन कर देता हूँ। लिख लो। यहां वहां बहुत सारी बातें कान में डालने की जरूरत नहीं होती। ईयर प्लस का यूज करना सीखो। चुपचाप से पढ़ते रहो जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं कोई भी बात आपसे छिपाने वाला नहीं हूं या कोई भी बात छोड़ने वाला नहीं हूं। हर एक टॉपिक को टच करने वाला हूं। आई कैन गिव यू गारंटी यू विल गेट 95+ मार्क्स। बहुत मजा आने वाला है आपको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे चले। अब हम टॉपिक नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, पता है जो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते ना, जो लोग +2 तक ही पढ़ते हैं या नॉर्मल बीकॉम करके बैठ जाते हैं, दे बेसिकली ज्वाइन एज अ बुक कीपर। उन्हें हम कहते हैं बुक कीपर या उन्हें हम डाटा पंचर भी कहते हैं, डाटा पंचिंग करने वाले, डाटा ऑपरेटर भी कह देते हैं। उनका काम होता है टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टू क्लासिफाई देम।
क्लासिफिकेशन तक काम करने के बाद वो काम आगे हट जाते हैं, उन्हें और काम नहीं आता। और फिर वहां से जो लोग थोड़े अच्छा पढ़े होते हैं ना, जिन्होंने अच्छे आगे स्टडी की होती है, फिर वो वहां से काम को उठा लेते हैं, समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, फिर ये उस काम में आ जाता है। तो जो अकाउंटिंग का वर्क है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है बुक कीपिंग और दूसरा है अकाउंटिंग। बेसिकली सारे के सारे काम को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक बुक कीपर और दूसरा अकाउंटेंट। बुक कीपर वो लोग होते हैं जो क्लरिकल जॉब करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन तक का काम करते हैं। सर ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, दोबारा नहीं पूछना, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा फोन के अभी और आपके दो लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे को अभी दो नहीं लगा सकते सर। अगर हम पूछे क्लासिफिकेशन क्या है, आप आंखें बंद करो, मैं अभी आता हूं और एक चपेट आपको मार के जाता हूं, एक चांटा भी आपके लगाता हूं। अगर आपने दोबारा पूछा व्हाट इज क्लासिफिकेशन, मैंने पूरा दिन वेस्ट किया है इसके ऊपर, व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज क्लासिफाइंग, व्हाट इज समराइजिंग। अब फिर बार बार ये बात नहीं पूछेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में आगे लेजर में जाके। तो लो, फिर जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते, जो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, जितना अच्छा आर्टिस्ट उतने ज्यादा पैसे, जितना अच्छा अकाउंटेंट उतनी अच्छी सैलरी। सिंपल सी कहानी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आप पढ़े थे ना आपने, वहां फीचर में मैंने बताया था, आपको लिख लेना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्यों? इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। साइंस क्यों? इट इज डिपेंड ऑन सम बेसिक रूल्स, सम प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग में कुछ रूल्स को, प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस आल्सो। साइंस क्या है? विच इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ऐसे अकाउंटिंग भी है, ठीक है। चलो छोड़ो, इस बात को पहले कर चुके। तो मैंने कहा आपको अभी हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में। तो बुक कीपिंग क्या हुआ? इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली वेयर बुक कीपिंग एंड्स फ्रॉम देयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स, बट ओवरऑल इट्स अकाउंटिंग जॉब। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग जॉब ही है। कुछ कंपनियों में सारे के सारे काम ही अकाउंटेंट करता है, स्टार्टिंग करता है आइडेंटिफिकेशन से, रिकॉर्डिंग से, फिर क्लासिफाइंग से, समराइजिंग से, इंटरप्रेटिंग से और कम्युनिकेटिंग से। ये सारे काम अकाउंटेंट ही करता है। कुछ कंपनियों में दो अलग अलग तरह के लोग बांट देते हैं, जहां पे लोग बिजी हो वहां पे फिर कुछ बुक कीपर रख दिए जाते हैं। उनका काम होता है वॉचर्स उठाया, वॉचर से उठा के उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइड किया, और बस इतना ही काम उनको करना है, इसके आगे वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है। आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, इट्स अ सब्जेक्ट। इसमें से तो आपको सारी नॉलेज मिलती है दैट हाउ टू वर्क इन अकाउंटिंग, यही तो आपको नॉलेज देता है। तो अकाउंटेंसी तो एक सोर्स है, अ सोर्स ऑफ नॉलेज वेयर यू नो हाउ टू वर्क इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी क्लास के 90% बच्चों से आप पूछ के देखना कि वो आपको समझाएं द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी विदाउट यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ बुक। बुक की लैंग्वेज को यूज किए बिना नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। ये रटाफिकेशन बुक से मार लेनी बहुत आसान है, लेकिन बात को समझना और समझ के उसको दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए, क्योंकि आपका अभी अभी अकाउंट्स में जन्म हुआ है। अगर आप शुरू से गलत चलना सीख गए तो फिर सारी जिंदगी गलत चलते चले जाओगे। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, हर बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो बुक कीपिंग क्लरिकल जॉब है, अकाउंटिंग थोड़ी सीनियर मोस्ट जॉब है, एनालिटिक जॉब है, यहाँ एनालिसिस किया जाता है, अच्छी बड़ी जॉब हो गई। बुक कीपिंग हम करते हैं समराइजिंग तक ना, हम करते हैं क्लासिफिकेशन तक। क्लासिफिकेशन से आगे जो काम करते हैं वो हम अकाउंटिंग में गिनते हैं। जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, बट ओवरऑल ये सारे अकाउंटिंग में आ जाती है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन अभी लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। तो आओ पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम टॉपिक नंबर 9 की तरफ चले और इसे आज खत्म करें। जल्दी से आप नोट कर लो प्लीज। चलो आ जाओ आगे चले। द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मैं आपको बता चुका, बुक कीपर उसे कहते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते और अकाउंट्स में उनकी स्ट्रीम अकाउंट्स होती है, कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, वो बाद में बुक कीपर तक का काम कर सकते हैं।
लेकिन जो बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं, जो लोग बीकॉम से आगे पढ़ जाते हैं, जो लोग सीए करते हैं, वो फिर बुक कीपर से आगे निकल जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अकाउंटिंग इन द मीन्स, वो अकाउंटेंट कहलाते हैं। तो आप जब किसी को अकाउंटेंट बोलते हो तो अकाउंटेंट का असली मतलब होता है द वन हु समराइज द रिपोर्ट्स, द वन हु प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द वन हु एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काम एक अकाउंटेंट करता है। सर ये डाटा एंट्री वाला काम है वो तो बुक कीपर करते हैं। मुझे ये काम किए हुए आज 15 साल हो गए होंगे बुक कीपिंग का। हम कहाँ काम करते हैं? हम काम करते हैं जहां पे ऑलरेडी लेजर पोस्टिंग हो चुकी, उसके आगे का काम। आई बात समझ में? तो बुक कीपर के बारे में मैं बता चुका, अकाउंटिंग के बारे में मैं बता चुका, और अकाउंटेंसी तो मैंने कहा एक वो सब्जेक्ट है जिससे हमें नॉलेज मिलती है दैट हाउ टू वर्क इन अकाउंटिंग। तो वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट जल्दी से स्टार्ट करें। बुक कीपिंग। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कंसीडर्ड एज सेम। लोग इसको एक ही मान लेते हैं। अरे यार क्या सारा दिन वो किताबों में लिखते रहो, वो मुंशी बने रहो। पहले जमाने में ना इन्हें मुंशी बोलते थे। मुंशी, मुंशी नहीं, मुंशी, मुंशी, मुंशी की तरह लगे रहो। अरे ऐसा नहीं है भाई, बहुत वाइड रेंज है अकाउंटिंग की। आपने अभी तो पढ़ी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, बहुत वाइड रेंज है अकाउंटिंग के अंदर। ये जो स्ट्रीम आपने ली है ये छोटी स्ट्रीम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। आ जाओ। तो लोग ऐसा मानते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर कंसीडर्ड एज सेम, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है। ये दोनों एक चीज नहीं है। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वो आपने डायलॉग सुना था ना पिक्चर में, एक डायलॉग पता नहीं कहा था, वो बोलता था ठाकुर जहां से तुम सोचना बंद करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। ऐसा एक डायलॉग मैंने कौन सी पिक्चर, मुझे याद नहीं पिक्चर कौन सी थी, मैं बहुत कम पिक्चर देखता हूं। तो ऐसा एक डायलॉग था, मैंने सुना था। तो ये वही है, जहां एक बुक कीपर सोचना खत्म करता है वहां से एक अकाउंटेंट सोचना शुरू करता है। आई मेरी बात समझ? तो आप जब हो ना, आप अकाउंटेंट बनने वाले हो, ट्राई टू बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, डोंट ट्राई टू बी अ बुक कीपर। ये जो है ना, ये जो आपकी मैडम है आपको स्कूल में पढ़ाती है और फटाफट रट्टाफिकेशन करवा के यहाँ वहां दौड़ा के चैप्टर खत्म करा के सिलेबस खत्म करा के और आपके हाथ में आपकी रिपोर्ट कर देके बोलती हो गया बेटा 11वीं क्लास से, चला जा अभी 12वीं में जा, 12th भी होगी अब जा खा ले धक्के। ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सारे अकाउंटेंट बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करो, बड़े बड़े सीएमए का कोर्स करो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी हम पढ़ रहे थे ना उसका अलग से एक कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसे बोलते हैं सीएमए, वो भी सीए की तरह है। फिर होता है सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, फिर है एमबीए। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स आपको पढ़ने, डिग्रीज पढ़नी है। ये छोटी छोटी बातों में नहीं रहना। बुक कीपर थोड़ी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़े आदमी के लिए बड़ी नॉलेज चाहिए, बड़ी सैलरी कमानी है तो बड़ी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, बड़ी डिग्री भी तो हाथ में होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी जरूरी है। आज की दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है, यहाँ हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से बाहर जाना है, कहीं भी जाना चाहते हो तो बड़ी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आ जाओ फटाफट। इसीलिए अब आपको डिफरेंस पता लगेगा बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। ओके, डेफिनेशन दे तो बीके मींस बुक कीपिंग। ऐसे आप नहीं लिखना, आप पूरा लिखना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बस यहां काम खत्म हो गया। आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्डिंग किया और क्लासिफाइंग किया। किसको? ये तो आपको मालूम है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कितना सिंपल है। कितनी बार पिछले कई जन्मों से यही बात को पढ़ रहे हो बार बार। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, जहां बुक कीपिंग वाला सोचना बंद करता है, वहां से अकाउंटेंट सोचना स्टार्ट करता है। आई बात समझ में? आगे इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग या एनालाइजिंग बोल लो, द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन तक का काम तो बुक कीपर ने खत्म कर दिया। इसके आगे का काम यानी समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, अब ये किसका काम है? ये काम है किसका? ये काम है अकाउंटेंट का, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। लेकिन बुक कीपिंग के बिना अकाउंटेंट भी काम नहीं कर सकता, ये बात भी कंफर्म है। अगर बुक कीपर अपना काम सही से नहीं करेगा तो एक अकाउंटेंट सही रिपोर्ट्स नहीं बना सकता।
तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? कंक्लूजन के लिए क्या बोले? द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल bookkeepers help them to record and classify them. So we can say that accounting process includes bookkeeping, because without bookkeeping an accountant cannot prepare the financial statement. Easiest language, simple language, the most simple language I am using to teach you people. मैं बुक की और सारी इधर उधर की बातों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. नो रट्टाफिकेशन इज रिक्वायर्ड एनीवेयर इन अकाउंट्स, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स, नॉट टू डू द रट्टाफिकेशन. मैंने आपसे पूछा था बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? हाउ डू वी रिकॉर्ड द थिंग्स इन अकाउंटिंग? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग? आपसे मैंने कहा था ये बातें पूछो, मुझे बताओ. किसी ने रिप्लाई नहीं किया. और अगर कल आपने रिप्लाई नहीं किया ना वीडियो देखने के बाद, तो मैं आपके घर आ जाऊंगा पूछने के लिए. सर आपको हमारा घर मालूम है क्या? हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों का घर मुझे मालूम है. आपको मेरा घर मालूम है? हाँ सर, आप अम्बाला कैंट में रहते हो, मैं मालूम है. मेष नगर में आप रहते हो, अम्बाला कैंट में. हम अच्छे से आपको जानते हैं. तो ठीक है, लो तो फिर ये खत्म हुआ. कंक्लूड क्या हुआ? द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल बुककीपर हेल्प देम टू रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई देम. सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स बुककीपिंग. जो पूरा अकाउंटिंग सर्कल आपने पढ़ा था उसमें बुककीपिंग भी आ जाता है. आपने देखा था ना, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, फिर कम्युनिकेट करना, फिर अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया. आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई, सर आ गई. लो आज हम यही खत्म करेंगे बच्चों. कल हम इसके आगे इसके डिफरेंस पढ़ेंगे और थोड़ी सी डेफिनेशन छोटी सी अकाउंटेंसी की पढ़ेंगे. और उसके बाद हम चलेंगे हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं. और उसके बाद लास्ट टॉपिक हो जाएगा इस चैप्टर का, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. और उसके बाद इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे. सर आप इतना स्लो चलते हो ना सर, आप कछुए की चाल चलते हो सर. हमारी मैडम है ना सर, उसने पहले 5 चैप्टर करवा दिए. मैंने कहा ना बेटे, सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, ना कि हमें सिर्फ सिलेबस को खत्म करना है. सिलेबस खत्म करना टारगेट नहीं है, सिलेबस को समझाते हुए सिलेबस खत्म करना टारगेट है. दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है. जब आप किसी को कोई बात समझा के पढ़ाते हो ना, उसमें टाइम लगता है. लेकिन किसी को सिर्फ इस मकसद से पढ़ाओ. अगर मेरा मोटो ये होना कि दैट आई हैव टू जस्ट फिनिश द सिलेबस, अब विश्वास मानना मैं आपकी मैडम से भी तेज पढ़ा सकता हूं. लेकिन मेरा मोटो वो नहीं है. जब आप मेरे सामने लाइव क्लास में बैठे होते ना, तो ये शायद ऐसा होता कि ये जो टॉपिक जो चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, वो चैप्टर हो सकता है 3-4 दिन पहले खत्म हो जाता. लेकिन मेरी बात सुनो ना, मैं आपको क्लर्क नहीं बनाने देना चाहता. मैं नहीं चाहता कि आप क्लैरिकल जॉब में जाओ, क्योंकि बुक के भी किसी क्लैरिकल जॉब. मैं चाहता हूं कि आप ऑफिसर बनो. सर आर्मी ऑफिसर, हाँ वो भी बन सकते हो, लेकिन ऑफिसर जॉब मतलब आप बड़ी जॉब करो. तो उसके लिए आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप सीए फाउंडेशन जब पेपर देने बैठोगे ना, ये सारी मेरी बातें आपको उस टाइम पे याद आएंगी. ये सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो ना, यही सेम चीज आप सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो. जब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दोगे, सीए के एंट्रेंस एग्जाम दोगे, या फिर आप जब बीकॉम पढ़ोगे, एग्जैक्टली एक वर्ड ये नोट कभी फेंकना मत. ये नोट्स जो आप बना रहे हो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ये सेम नोट्स सेम बुक दोबारा से आएगी. ये वेस्टेज नहीं है. 2 साल की पढ़ाई एक साथ कर रहे हो, अगर समझ के पढ़ोगे तो. ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे. और हाँ प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो. एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है ना, रोटी भी तो खानी है, एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी. आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मजबूरी है भाई मेरी. आप अपना काम करते रहो, मैंने अपना काम कर दिया. ठीक है, चलो बेटा कल मिलते हैं, बाय.